कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एनएससीजीएस के बारे में पता हो, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ओलंपियाड एग्जाम होते ही क्या है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको जानकारी तो है बट तैयारी कहां से करें, कैसे तैयारी करें, उसका आइडिया नहीं रहता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आज हम पर्टिकुलरली एनएससीजीएस 2026 के रोड मैप की चर्चाएं करने वाले हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें और आपको इंक्लूड करनी चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी अपन डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, आपकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बेसिस पर अपन अलग अलग रोड मैप आपको बताएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली गोल सबका एक ही है एनएससीजीएस, लेकिन तरीका सबका अलग अलग रहेगा डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें, आप एक्सप्लोरर हो सकते हैं, चर्चाएं करेंगे अभी एक्सप्लोरर क्या होता है। आप अचीवर हो सकते हैं, डाउटर हो सकते हैं, लेट स्टार्टर हो सकते हैं, चैलेंजर हो सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग रोड मैप की चर्चाएं करेंगे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई आपका गोल एनएससीजीएस का है, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी तैयारी अभी कहां पर स्टैंड कर रही है। उसके बेसिस पर तो सबसे पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई कर लेना है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट है, तो फिर आपको वही वाली स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, फर्स्ट आप अपने आप को जानिए कि आपकी तैयारी अभी कहां पर है। आप या तो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं इस वीडियो के जस्ट बाद, या फिर आपने स्टार्ट कर किया मिड पॉइंट पर है, या फिर आपने ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। तब आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसकी चर्चाएं हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले यदि अपन बात करें एनएससीजीएस क्या होता है, एनएससीजीएस की जानकारी ले लेते हैं। एनएससीजीएस क्या होता है इसकी जानकारी एक बार ले लेते हैं। एनएससीजीएस आखिरकार होता क्या है, क्या क्या इसमें पाथवेज रहेंगे, क्या सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद क्या होता है। आइए जरा एक बार एनएससीजीएस का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे कौन से टाइप के स्टूडेंट के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्वियसली एक जूनियर साइंस एग्जामिनेशन है। इसके एग्जाम पैटर्न की यदि अपन बात करें तो इसमें ये तीनों साइंस के सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। इंपॉर्टेंट है, क्या इसका पेपर बिल्कुल ऐसा ही होता है क्या जो सिर्फ स्कूल लेवल पर लिया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसमें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एक फॉर्मूला सिखा दिया तो एक उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट मान लीजिए 3 वेरिएबल है, उसमें से 2 वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछ ली जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के जो साइंस ओलंपियाड होता है, ये बेसिकली एक पहला स्टेप होता है। ये आपका पहला स्टेप होता है। इसके अलावा आपने कभी नाम सुना हो फिजिक्स का ओलंपियाड आपके पास होता है जिसको एनएसईपी बोलते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री का ओलंपियाड होता है, एनएसईसी बोलते हैं। जब आप 11th-12th में एंटर कर जाते हैं उसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी आपको ये एग्जामिनेशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम पर्टिकुलरली एनएससीजीएस पर फोकस करने वाले हैं, उन एग्जाम्स की भी थोड़ी सी हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करें, फर्स्ट आपका एग्जाम होता है बेटा एनएससीजीएस, जो कि होता है नवंबर के महीने में, है ना। नवंबर के महीने में होता है। ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को देते हैं, और इसमें से अप्रोक्सीमेटली टॉप 300 स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई करते हैं। टॉप 300 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर आपका एग्जाम होता है आईएनजेएसओ का, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका होने वाला है फैब के मंथ में 2027 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर के जो फैब में होगा उस समय पे ये एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। उसमें से टॉप 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होके कैंप में जाते हैं बेटा, ओसीएससी कैंप के अंदर जाते हैं।
OCSC कैंप के अंदर जाते हैं और वो कैंप आपका अप्रोक्सीमेटली होता है अप्रैल से जून के महीने में। वहां कैंप से आपको केवल 6 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा एक प्री डिपार्चर कैंप होता है जो कि आपका लगभग 2027 में बिल्कुल लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फिर जो ये स्टूडेंट होते हैं, ये स्टूडेंट टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको बोलते हैं IJSO, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ये स्टूडेंट। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से केवल 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से केवल 6 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट से आप कंपीट करते हैं, आपको आइडिया लगता है कि हां भाई हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। हमें भी उन बच्चों से भी सीखने को मिलता है, उन बच्चों जो आपके साथ कंपीट करेगा वहां से भी आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने एग्जामिनेशन पैटर्न की कि किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि इसकी प्रिपरेशन करनी ही क्यों चाहिए। ठीक है, अपन ने पैटर्न बता दिया, ये बात ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन करने के क्या फायदे हैं। ऑब्वियसली यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी जबरदस्त हो जाने वाली है, मतलब जब आप 11th में एंटर करेंगे तो आपको एक अलग ही एज मिलेगा। आप बाकी बच्चों से अपने आप को एक अलग महसूस करोगे कि आपको कितने अच्छे तरीके से चीजें आती हैं। ठीक है, दूसरा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत शानदार हो जाने वाली है। अभी हमारे जो बैच चल रहे हैं उसमें हम बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस उसमें कराए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से भी कराए जाते हैं। तो उससे बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है वो काफी बेहतर बिल्डअप होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा आपका साइंटिफिक थिंकिंग टेम्परामेंट डेवलप होता है, जो आपका चीजों को सोचने का नजरिया है वो भी बदलने लग जाएगा। अभी तक तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, उसको बस नॉर्मली ऐसा याद कर लेते हैं। अभी आप मतलब उसको अलग अलग तरीके से नहीं सोचते, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस निकालना नहीं सोचते अभी आप लोग। तो जब आप इस टाइप के बैचेस से डील करते हैं, इस टाइप के बैचेस में एनरोल करते हैं, इस टाइप के एग्जामिनेशंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो थिंकिंग टेम्परामेंट डेवलप होता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल लेवल एक्सपोजर तो आपको मिलता ही है, ये तो बहुत काम की चीज है ही। आपको मतलब अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करोगे, चीजों के बारे में सीखेंगे और तब आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एकदम हाई लेवल पर होगा। आप जो फ्यूचर एग्जाम्स आएंगे, लाइक आप जेई की बात करें, नीट की बात करें, या फिर हायर ओलंपियाड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर IUQM की भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका एक अलग ही लेवल पर होता है। जब आप जूनियर लेवल पर ही चीजों को इतना अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, इतना अच्छे तरीके से सोचना समझने की जानकारी आपको मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आप एक हाईली कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स की चर्चाएं कर लेते हैं। अब आता है कि क्या आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, यानी कि इसके लिए भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा ना। तो उस क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास की यदि अपन बात करें, क्लास 7 टू क्लास 8 के जो स्टूडेंट है वो इसको दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एज का क्राइटेरिया रहता है। तो एज का क्राइटेरिया भी आपको जरूर एक बार देखना है कि क्या आपकी एज उतनी है क्या कि आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर एज क्राइटेरिया होता है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका एज क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट आपको जरूर चेक करनी है और इसके लिए भी कुछ ऑफिशियल रूल्स होते हैं, उनसे भी आपको एक बार गो थ्रू होना बहुत जरूरी चाहिए। यदि आप एलिजिबल है तो यस, आपको रोड मैप जो है स्टार्ट कर देना है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। यदि मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है, सपोज आपकी एज ज्यादा है, आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ पा रहे, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको अल्टरनेट ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में भी बताने वाला हूं कि आप यदि सपोज NSCGS कुछ बच्चे नहीं दे पाते हैं तो उसके भी कुछ अल्टरनेट जूनियर साइंस ओलंपियाड्स हैं बेटा, तो उनके बारे में भी आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है, इसलिए जिस
साल भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एक बार जरूर जो IAPT की जो साइट है उस पर जाकर के एक बार जरूर आप चेक कर लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसे इस साल की एज की एलिजिबिलिटी जो है, आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से फिर आपका एज क्राइटेरिया रहता है। तो NSCGS के एग्जामिनेशन की हमने बात कर ली, कौन कौन दे सकता है, क्यों देना चाहिए, और इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की हमने चर्चा कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके सामने आता है कि सर आप हमें यह बता दीजिए कि अल्टरनेट क्या है यदि मान लीजिए सपोज हम एलिजिबल नहीं है एज की वजह से। तो आइए जरा एलिजिबिलिटी की हम और एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन से एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं जूनियर लेवल पर। IUQM का एग्जामिनेशन, बहुत बच्चे जो मैथ्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होता है IUQM। मैथ्स का आपका अल्टीमेट एग्जाम होता है बेसिकली, है ना। और अभी तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जेई में भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है ना। जेई के कुछ बच्चे जैसे जेई के थ्रू एग्जाम एडमिशंस लेते हैं बीटेक कोर्सेज में, तो वैसे ही IUQM के थ्रू भी जो है आप कुछ सीट्स अलोकेट कर दी गई हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशंस ले सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया फिजिक्स का एग्जामिनेशन आपको लेटर स्टेज में देखने को मिलता है। NSEP, NSEC केमिस्ट्री का ओलंपियाड्स है, NSEB बायोलॉजी ओलंपियाड, NSEA एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, और जूनियर साइंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओलंपियाड का जो एग्जामिनेशन है HESSH जो एग्जामिनेशन है, SEHSS एग्जामिनेशन, इसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपकी सिंपल क्राइटेरिया है बेटा, आप क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यानी कि जो बच्चे एज की वजह से NSCGS नहीं दे पा रहे थे, जो बच्चे एज क्राइटेरिया की वजह से NSCGS नहीं दे पा रहे थे, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, SEHSS को एग्जाम को आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट ओलंपियाड्स भी हैं, लाइक SOF, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिल्वर जोन, NSTSE, स्कूल लेवल ओलंपियाड्स भी होते हैं, हिंदुस्तान ओलंपियाड। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के प्राइवेट ओलंपियाड्स भी हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी मान लीजिए एज क्राइटेरिया की वजह से आपका एग्जामिनेशन NSCGS का एग्जामिनेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक बेहतरीन अल्टरनेट ओलंपियाड एग्जामिनेशन आपको बता दिए गए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रोड मैप की चर्चाएं शुरू करने से पहले फटाफट से अपने आप को देख लीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं। आप क्या एक्सप्लोरर हैं क्या, या आप अचीवर हैं, या आप डाउटर हैं, अपने आप पे डाउट किए हुए हैं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं अपने को, बट घबराने वाली बात नहीं है, आप सभी के लिए रोड मैप आने वाला है। इसके अलावा कुछ बच्चों को लगता है कि हमें तो आज ही पता चला है कि NSCGS क्या होता है, क्या हम बहुत ज्यादा लेट हो गए क्या, इसकी भी हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा कुछ चैलेंजर स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत सारी चीजें कंप्लीट करके बैठे हैं, वो भी सोचेंगे कि अब हम क्या करें। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक एक करके इन सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप, ठीक है। तो फटाफट से अपने आप को आइडेंटिफाई करिए और हम एक एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रोड मैप की चर्चाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोरर स्टूडेंट कौन से होते हैं। जनरली इसके प्रोफाइल बॉक्स की यदि हम बात करें कि कौन से टाइप के स्टूडेंट इसमें अपने को देखने को मिलते हैं, क्लास 7 to 8 स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ऑलमोस्ट हर चीज में यही पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी वो डायरेक्शन नहीं पता है। आपको वो डायरेक्शन मिलनी बहुत जरूरी है
कि ये तो ठीक है, हर चीज में हम क्यों लगा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कई बार ऐसा क्यों हुआ करते करते हम अलग ही जगह पर खो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बजाय। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाते जाएंगे, यस ऑब्वियसली आपको ये चीज बहुत काम आने वाली है, बट अभी यदि अपन इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रोड मैप की बात करें कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपका जो हर चीज में वाई पूछने का जो अंदाज है, उसके लिए अब हम एक पर्टिकुलर रोड मैप की बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से चीजें फॉलो करनी चाहिए। यस, यू आर क्यूरियस, देन फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन एनसीईआरटी बेसिक्स। एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, जिसमें आपको हर चीज के ऑलमोस्ट जो भी अच्छी अच्छी लेवल की चीजें हैं उनके आपको जवाब वहां पर मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करिए, उसके अलावा फिर आप करिए वाई बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आप जब वाई बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे, तब आपको खुद ब खुद जवाब मिलने जाएंगे। और फिर आप ओलंपियाड की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए, देन आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, आपको एक पर्टिकुलर फोकस्ड वे में तैयारी नजर आएगी। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरर स्टूडेंट्स के लिए जो है रोड मैप है। तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट दी अचीवी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्कूल एग्जाम्स में तो वो 90%, 95%, 98% इतना बढ़िया स्कोर करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ओलंपियाड एग्जाम्स को देखते हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो अब ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए जरा समझते हैं। अप्रोक्सीमेटली ऐसे बच्चे जो 90 to 95% स्कोर करते हैं, एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ऑब्वियसली इतना बढ़िया स्कोर लाते हैं, तो डिसिप्लिन स्टूडेंट तो हैं ही। लेकिन जो नए सवाल जहां पर ही देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा बच्चा हैरान परेशान हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए एनसीईआरटी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ बच्चे रीड कर लेते हैं, जस्ट उसको समझते नहीं अच्छे से, उसको क्लैरिटी के साथ नहीं समझते हैं। कोई भी लाइन रीड करो, उसको रिलेट करो, उसको रिलेट करिए, सराउंडिंग से रिलेट करिए, आपके आसपास जो चीजें देखते हैं उसको ऑब्जर्व करिए, तो कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस बिल्डअप होगी। अंडरस्टैंड कीजिए कि ये चीज क्यों लिखी गई है। एनसीईआरटी में कोई लाइन लिखी गई है तो वो क्यों लिखी गई है, उसका कारण जानिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो करने से आपकी थॉट प्रोसेस बिल्डअप होगी, और जो आप ओलंपियाड के अनफेमिलियर क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अब आराम से बनने लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और मॉक एनालिसिस कीजिए। जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली तो टेस्ट सीरीज के जो आप एग्जाम्स देते हैं उसका एनालिसिस जरूर करें, उसका एनालिसिस जरूर करना है। टेस्ट आपको 100% हर स्टूडेंट्स को देने चाहिए, क्योंकि टेस्ट देते हैं तभी तो आपको आपका रियलिटी चेक मिलेगा ना, कि आप अपन अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं, अपन अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए आपको मॉक देना बहुत जरूरी है, और मॉक देने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है, उसका एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है। तो यानी कि यदि मैं इसको समराइज करूं तो आपको बेसिकली रिमेंबरिंग से रीजनिंग की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है। कि ठीक है, आप चीजें याद कर लेते हैं, ये भी एक अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं है। आप चीजें याद कर लेते हैं, बहुत प्लस पॉइंट है ये आपका, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसके साथ बस इसको रीजनिंग के साथ और इसको रिलेट कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके मन में बहुत डाउट आता है कि मैं एग्जाम स्टार्ट कर दूं क्या, तैयारी स्टार्ट कर दूं क्या, या भी मैं बहुत मतलब मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं। ऐसे बच्चे इंटरेस्ट तो होते हैं, मतलब एग्जाम का नाम सुना, एनएससीजेएस एग्जाम है तो मैं तैयारी तो स्टार्ट कर देता हूं,
लेकिन डर, मन में एक डर भी बैठा रहता है कि मुझसे एग्जाम होगा कि नहीं होगा। दूसरे बच्चे तो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, मेरे से तो अभी उतनी नहीं हुई। तो ऐसे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। और साथ ही साथ फिर मैं यदि यहां से तैयारी स्टार्ट कर देता हूं तो मेरे स्कूल का क्या होगा, ये भी सवाल चलते हैं बच्चों के मन में। तो ऐसे बच्चे स्टार्ट आज से ही कर दे, बिल्कुल भी डिले करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिले करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे डेफिनेटली आपका इंप्रूव हो जाएगा। जैसे हमारे एनएससीजीएस बैच के अंदर कुछ बच्चे स्टार्टिंग में आए थे जो कि शुरू में बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पाते थे, आंसर करते थे तो सही आंसर नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे विद इन 1 मंथ उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया, इतने बढ़िया तरीके से चीजों जो जो चीजें बोली गई वो चीजें अच्छे से उन्होंने सुनी, इंप्लीमेंट करी, चीजें रिवाइज करी अच्छे से, और अभी वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब आपको स्टार्ट करना है छोटे छोटे टॉपिक वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, आप एक छोटा टॉपिक से शुरू करें, उसको पहले अच्छे से समझे, फिर उसके बाद उसके थोड़े बहुत सवाल भी लगा ले, 4-5 सवाल उस पर बेस लगा ले, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा बेटा। तो यानी कि आपको शुरू में हो सकता है 45 मिनट आप पढ़ना स्टार्ट करें, पढ़ते समय चेयर टेबल लेके बैठ के पढ़ें, चेयर टेबल पर बैठ करके ही पढ़ें। ऐसा नहीं कि अपन लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ गई, तो ऐसा नहीं करना है। एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेट होकर यदि आप 45 मिनट्स भी स्टार्ट कर देते हैं डेली पढ़ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हैबिट आपके अंदर आएगी। तो उसके बाद आपको टॉपिक से फिर चैप्टर पर मूव कर जाना है, फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट ले लेना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया है। धीरे धीरे आप पाएंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट, बहुत अल्टीमेट लेवल का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक बार स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उससे पहले तो ऑब्वियसली हर किसी के मन में डर तो होता ही है जब आप पहली बार कुछ भी स्टार्ट करते हो। फिर उसके बाद धीरे 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 जब आप उस चीजों के यूज्ड टू हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, इंप्रूवमेंट भी आएगी। आइए बात कर लेते हैं अब हम लेट स्टार्टर की, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट करने का मन ही बना रहे हैं, लेकिन उनके मन में थॉट प्रोसेस चल रही है कि कहीं में बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो गया, कहीं में बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो गया। इसमें क्लास 9, 10th के स्टूडेंट जनरली आते हैं जिन्होंने अभी अभी सुना है कि एनएससीजीएस क्या होता है, अभी अभी पता चला है कि एनएससीजीएस करने के फायदे क्या हैं, बट उसके मन में अभी ये डाउट चल रहा है कि कहीं में बहुत ज्यादा लेट तो नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम तो अभी नवंबर में होने वाला है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो ऐसे बच्चे हो सकता है कि मैं यहां से भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो ऐसे में आप एक तो ऑलरेडी लेट स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर से फिर आप यदि इधर उधर भागेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक फोकस्ड वे में तैयारी नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे केस के लिए आपको एक फोकस्ड स्टडी होना जरूरी है, एक पर्टिकुलर बैच आपका होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एक फोकस्ड वे में आपको पता चल जाए कि हाँ भाई अपने को ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ये चैप्टर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में यस, फर्स्ट ये एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे पास समय बहुत कम है, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो यदि मेरे पास समय कम है तो मैं पहले प्रायोरिटी वाले चैप्टर उठा लूं, कि मुझे पता है कि जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं कि मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं पहले उसको कर लूं अच्छे से। ठीक है, यानी कि ऐसे चैप्टर्स को पहले पिक कर ले जो काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, जो कि आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आते हैं। उसके अलावा पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दें, जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते जाएं वैसे वैसे उसके पीवाईक्यू को कंप्लीट करते जाएं। उसके अलावा फिर आप वीकली मॉक टेस्ट दें और रिवाइज करें अपने मिस्टेक्स को।
अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फोकस्ड प्लान जो है वो लॉन्ग प्लान को बीट कर सकता है। बिल्कुल आप भी बीट कर सकते हो, तो अपने आप को कम मत आंकिए कि हमने लेट शुरू किया है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेट स्टार्ट करने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन ऐसे केस में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। आपको फोकस्ड स्टडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक पर्टिकुलर बैच आपका एनएससीजीएस ओरिएंटेड आपको बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। उसके साथ साथ फिर आपको एक टेस्ट सीरीज पर्टिकुलरली एनएससीजीएस पर ही बेस्ड आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चैलेंजर स्टूडेंट, जिसने बहुत कुछ अच्छे से एक बेसिक लेवल पर तैयारी कर रखी है, एक ठीक ठाक तैयारी ऑलरेडी कर रखी है। वो ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, फाउंडेशन स्टूडेंट, सॉल्व टफ क्वेश्चंस। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, जो बहुत मतलब एक सर्टेन लेवल से एक अच्छे खासे लेवल पर तो वो ऑलरेडी हैं। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए भी अपन रोड मैप लेके आए हैं। ऐसे बच्चों को पीवीक्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब ऐसे बच्चों के तो वीक एरिया बहुत कम होते हैं, तो फटाफट से एक पेन पेपर पर लेकर अपने तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीक एरियाज को एक लिस्ट बना ले और उन पर काम चालू कर दें। और कॉरिस्पॉन्डिंगली उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के मॉक टेस्ट दे दीजिए। उन पर्टिकुलर जो वीक पोर्शन है आपका, सिर्फ उसके मॉक टेस्ट पहले दे दीजिए। उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली एरर एनालिसिस करिए, अपनी स्पीड पे थोड़ा काम कीजिए और स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी देखिए। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उस समय आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है बच्चों। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सिर्फ एक वीक एरिया को अपना आइडेंटिफाई करना है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और स्पेसिफिकली जो आपके वीक एरिया पर बेस्ड मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं। उन पर्टिकुलर वीक टॉपिक्स पर पहले आपको जरूर काम करना है। ठीक है, तो यह बात थी आपके चैलेंजर स्टूडेंट्स के लिए। अब बात आएगी किसके सबसे ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन क्लियर करने के। क्या लेट स्टार्टर का नहीं होगा? क्या सिर्फ चैलेंजर स्टूडेंट का ही होगा क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर हैबिट फॉलो करनी है बच्चों। यदि जो स्टूडेंट भले ही लेट स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो हाईली फोकस्ड होकर अभी से भी तैयारी स्टार्ट कर देता है नवंबर तक, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और यदि मान लो चैलेंजर स्टूडेंट है, वो एक इस तरीके से अब हाईली ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अभी इस पर्टिकुलर टाइम जोन पर आकर के वो वीक पड़ जाता है, तो उसके सिलेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे क्रूशियल अभी ये मंथ्स बचे हुए हैं आपके, सबसे क्रूशियल टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है। इसको जितना बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसलिए आपको उसके चांस सबसे ज्यादा हैं जो अभी इस रिमेनिंग टाइम का सबसे बेस्ट यूटिलाइज करेगा, जो पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करेगा, अच्छे से अपने वीक एरियाज पर काम करेगा, मॉक टेस्ट पर्टिकुलरली देगा, एरर एनालिसिस करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा, वो बच्चे के सिलेक्शन चांसेस सबसे हाई रहते हैं। अब यदि हम बात करें ओवरऑल रोड मैप की, ये जी जो चीजें अपन ने डिस्कस की हैं उसको ओवरऑल यदि मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले अपना चेक करें, उसके बाद पर्टिकुलर टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर काम करें, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जरूर करें। ये हर टाइप के स्टूडेंट के लिए है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, एरर नोटबुक आपको जरूर बनानी है, और रिवीजन जितना बेहतर तरीके से आप चीजें रिवाइज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी चीजों को रिटेन करने की टेंडेंसीज बढ़ेंगी, तो आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। एनसीईआरटी बेसिकली आपका बेस तैयार कर देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, और मॉक टेस्ट से आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि हम फिलहाल कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और कितनी और तैयारी को मजबूत करने की अपने को जरूरत है।
ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर आपके पास ये चीजें आपको जरूर फॉलो करनी है, ये चीजें आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या आप हमारी तरफ से भी कुछ आपको हेल्प रहेगी क्या? जी हां बिल्कुल बेटा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहने वाली है। अभी फिलहाल IUQM प्लस NSCGS का ये जो बैच है, ऑल इन वन बैच है, तो इसको आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आपको NSCGS प्लस SCHS बैच आपको देखने को मिल रहा है और साथ में IUQM बूस्टर बैच भी आपको देखने को मिल रहा है। ये बैच ओनली रहने वाला है 1499 का, 1499 का ये बैच रहने वाला है बच्चों। इसके अलावा यदि आप इसमें इंफिनिटी प्लान इंक्लूड कर लेते हैं तो साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, IUQM टेस्ट सीरीज, NSCGS टेस्ट सीरीज। IUQM टेस्ट सीरीज में एक मेजर टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, 6 फुल सिलेबस टेस्ट, 15 मेगा टेस्ट, 2 मेगा टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट, टोटल 24 टेस्ट। NSCGS की टेस्ट सीरीज में 4 आपको पार्ट टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, PYQ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट एंड अगेन मेगा टेस्ट। ये आपके लिए रहने वाला है 2799 का। तो इसी में यदि आप इंफिनिटी प्लान इंक्लूड कर लेते हैं तो दैट विल बी अराउंड 2799। उसके बाद एक प्लान है आपके पास इंफिनिटी प्रो प्लान। इसमें आपको साथ के साथ मॉड्यूल भी मिल जाते हैं, मॉड्यूल भी मिल जाते हैं, IUQM मॉड्यूल प्लस NSCGS के मॉड्यूल प्लस खजाना भी रहता है। अब खजाना क्या है, कुछ बच्चों को यदि नहीं पता तो खजाना के अंदर बेटा प्रीवियस ईयर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी, चैप्टर वाइज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफी बेहतरीन ये बैचेस हैं बेटा, इन बैचेस से काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो यदि आप भी फोकस्ड होके एकदम अल्टीमेट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर इन बैचेस को एक्सप्लोर करिए। अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, फटाफट से 24 आवर के अंदर, अभी आपने ये वीडियो देख ली है तो अभी आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट अपना पर्सोना आइडेंटिफाई कीजिए, आप किस टाइप के स्टूडेंट है वो जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। उसके साथ साथ फिर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए। उसके अलावा एक पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से तैयार करके उसको कंप्लीट अच्छे लेवल पर तैयार कर लीजिए। एक पर्टिकुलर टेस्ट अटेम्प्ट करिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, एरर नोटबुक जरूर बनाइए टेस्ट की, और एक वीकली टेस्ट तो आपको मैंडेटरी है, देना ही चाहिए, मैंडेटरी है, देना ही चाहिए। फाइनल क्वेश्चन, इफ नॉट नाउ व्हेन यू विल डिस्कवर योर साइंटिफिक टेम्परामेंट। बात बहुत काम की है बेटा, यदि आप अभी आलस कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आगे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तैयारी आज से ही चालू कर दे। यदि आपने तैयारी की है तो एक पर्टिकुलर इस रोड मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। अब ओलंपियाड वाला के कुछ सर्टेन हैंडल्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक दिस इज आवर व्हाट्सएप चैनल। तो यहां पर आपको ओलंपियाड रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी जानकारी मिलती है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यदि आप ओलंपियाड के एग्जाम्स में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जरूर इन चैनल्स को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल है, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, और ये जो है इंस्टाग्राम चैनल है, तो इनको आप जरूर फॉलो कर लीजिए। यदि आप ओलंपियाड्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बच्चों तो जरूर इनको फॉलो कर लीजिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। तो फटाफट से NSCGS के जो भी बच्चे हैं, जितने भी अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, तो इन पर्टिकुलर रोड मैप्स को फॉलो करिए और आप जरूर अच्छा करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।